हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने यूनिरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एग्जांपल देखा, आज हम देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज़ हम किस तरीके से प्रोग्राम में करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग जिसमें कि दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि प्लस में हम इंटीजर फ्लोट नंबर्स को जोड़ सकते हैं। जैसे हमारे पास 10 प्लस 20 या फिर कोई वेरिएबल है a और b तो a प्लस b, इस तरीके से हम इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। लेकिन ओवरलोडिंग के द्वारा इसका यूज़ हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के लिए इसको यूज़ किया जा सके। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर a और b ऑब्जेक्ट हैं, इनके पास वेरिएबल्स हैं, डेटा मेंबर हैं, उनकी वैल्यू हम ऐड करना चाहते हैं तो हम प्लस ऑपरेटर को इस तरीके से ओवरलोड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के लिए भी वो इस तरीके से यूज़ किया जा सके। तो आज हम प्रोग्राम में यही करने वाले हैं। हम बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम देखेंगे जहां इस तरीके से हम दो ऑब्जेक्ट के जो डेटा मेंबर हैं उनकी वैल्यू ऐड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले हेडर फाइल हैज इंक्लूड iostream डॉट एच और इसी तरीके से हैज इंक्लूड conio डॉट एच। अब हम एक क्लास बनाएंगे। इस क्लास में दो डेटा मेंबर और फंक्शन हम बनाएंगे। फंक्शन उनकी वैल्यू एंट्री कराने के लिए, एंटर करने के लिए, और दूसरा उनकी वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए। साथ ही ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए हम यहाँ पर फंक्शन यूज़ करेंगे। पिछली बार हमने देखा यूनिरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हैं और मेंबर फंक्शन है तो हमें आर्गूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हैं और हम मेंबर फंक्शन है, हमारा जो फंक्शन है, तो हमें एक आर्गूमेंट की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास का नाम मैं रख रहा हूँ यहाँ पर टेस्ट। दो इंटीजर वेरिएबल में यहाँ पर बना रहा हूँ, इंट a कॉमा b। पब्लिक में फंक्शन बनाते हैं पब्लिक। सबसे पहले मैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ यहाँ पर टेस्ट, और यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू सेट करते हैं a इज इक्वल 0, b इज इक्वल 0 और यहाँ पर ये क्लोज। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम के जैसा ही होता है। तो टेस्ट यहाँ पे क्लास है, ये कंस्ट्रक्टर, और कोई भी आर्गूमेंट नहीं है, मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ताकि हम जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएं तो जो भी ऑब्जेक्ट रहे उसके लिए जो डेटा मेंबर हैं, जो उसकी वैल्यू है यहाँ पर 0 सेट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हो गया एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम वैल्यू एंटर करने के लिए एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो कंटिन्यू कर रहा हूं मैं प्रोग्राम को। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं टेस्ट। दो इंटीजर वैल्यू की जरूरत है हमको, इंट x कॉमा इंट y। a और b के लिए इसको यूज करेंगे, इज इक्वल x और b इज इक्वल y। ये हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जहाँ पर हम दो वैल्यू यूजर से लेंगे और इस तरीके से a और b में कॉपी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑपरेटर का यूज़ करते हैं हम। पिछली बार हमने माइनस को ओवरलोड किया था, इस बार हम प्लस को ओवरलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट टाइप का होगा। जो भी रिटर्न होगा इस फंक्शन द्वारा जो हम बनाने वाले हैं वो ऑब्जेक्ट होगा। तो रिटर्न टाइप में यूज़ करेंगे क्लास का नाम, क्योंकि रिटर्न जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो टेस्ट ये हो गया रिटर्न टाइप, जो कि हम पिछली बार हमने जो यूज़ किया था उसमें हमने वाइड यूज़ किया था, जो कि कोई चीज़ कुछ भी रिटर्न नहीं करना था। तो ये रिटर्न टाइप हो गया टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर सिंबल प्लस, और यहाँ पर एक आर्गुमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि पिछली बार हमने देखा था ट्यूटोरियल्स में कि जब हम
बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करते हैं तो हमें एक आर्गुमेंट की जरूरत पड़ती है, तो ये आर्गुमेंट होगा ऑब्जेक्ट टाइप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेस्ट टी। हम इसको यहाँ भी चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं, मैं इसको क्लास से बाहर डिफाइन करने वाला हूँ, इसलिए केवल यहाँ पर हमने इसको बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा फंक्शन हम बनाते हैं वाइड डिस्प। इसका यूज करेंगे हम जो भी इसकी वैल्यू होगी ऑब्जेक्ट को उसको डिस्प्ले करने के लिए, वाइड डिस्प। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो कंस्ट्रक्टर को मैंने डिफाइन किया है, पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और हमने बनाए हैं दो फंक्शन और बनाए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पहला है ऑपरेटर प्लस को ओवरलोड करने के लिए, आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट है टेस्ट टी मैंने लिखा हुआ है, और दूसरा फंक्शन हमने बनाया है डिस्प। इन दोनों को मैं क्लास से बाहर डिफाइन कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम को और क्लास से बाहर डिफाइन करते हैं इन दोनों फंक्शन को। तो ये हमारा क्लास है जिसके अंदर दो डेटा मेंबर और ये चार फंक्शन है जिसमें से दो की कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पर दो, एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए और एक स्क्रीन पर जो भी वैल्यूज होंगी ऑब्जेक्ट की उसको डिस्प्ले करने के लिए हमने बनाए हैं। तो कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम, डिफाइन कर लेते हैं इन दोनों फंक्शन को। क्लास से बाहर डिफाइन करेंगे तो ये है रिटर्न टाइप। यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक एक जो लिखते जा रहा हूँ वर्ड उसके बारे में आपको बताते जा रहा हूँ। ये है टेस्ट जो मैंने लिखा हुआ है, ये है रिटर्न टाइप। क्योंकि क्लास से बाहर डिफाइन कर रहे हैं तो रिटर्न टाइप फिर क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन का यूज होता है। तो रिटर्न टाइप हो गया टेस्ट, उसके बाद क्लास नेम, तो क्लास नेम भी टेस्ट है। उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन, फिर यहाँ पर फंक्शन ऑपरेटर, उसके बाद सिंबल प्लस और यहाँ पर आर्गुमेंट क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप है टेस्ट टी। तो क्लास से बाहर डिफाइन कर रहे हैं इसलिए इस तरीके से स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का हम यूज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट एक ऑब्जेक्ट मैंने और बनाया, इस ऑब्जेक्ट में हम ऐड करेंगे वैल्यूज को और रिटर्न करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट टाइप है। आगे बढ़ते हैं। एमपी जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है टेम्प डॉट एक्स, सॉरी हमने जो वेरिएबल बनाया है वो ए और बी है, तो डॉट ए इज इक्वल। अब यहाँ पर देखिए ऐड करने के लिए सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है जो वेरिएबल है उनको डायरेक्ट यूज कर सकता है क्योंकि मेंबर फंक्शन है, चाहे ए हो चाहे बी हो। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उसके जो वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू ऐड करने के लिए हमने यहाँ आर्गुमेंट पास किया हुआ है टेस्ट टी। तो हम दूसरे जो ऑब्जेक्ट होंगे उसके डेटा मेंबर की वैल्यू को यूज करने के लिए टी का यूज करेंगे। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होगा टेम्प डॉट ए इज इक्वल ए प्लस, ये हो गया पहले ऑब्जेक्ट के लिए ए। मैंने आपको पहले भी जब थ्योरी हम पढ़ रहे थे तो बताया हुआ था कि जब हम इस तरीके से ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज़ करते हैं, उसको कॉल करते हैं तो कैसे वो वर्क करता है। तो उसके हिसाब से आप वहाँ पर समझेंगे ए प्लस अब टी डॉट ए। इसी तरीके से बी के लिए लिखेंगे यहाँ पर टेम्प डॉट बी इज इक्वल बी प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट है टी डॉट बी। तो यहाँ पर जो हमने टेम्प बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट, इसके ए और बी के लिए वैल्यूज आपको मिल गई जो कि दो ऑब्जेक्ट के जो डेटा मेंबर है उनकी वैल्यू का एडिशन है इस तरीके से। तो हम रिटर्न करेंगे, अब रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे, रिटर्न ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे यहाँ से टेम्प, क्योंकि रिटर्न टाइप यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो हमने लिखा रिटर्न और ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिटर्न कर दिया टेम्प। अब आगे बढ़ते हैं। डिस्प फंक्शन हमारे पास है, उसको हम डिफाइन करते हैं।
रिटर्न टाइप वाइड, क्लास का नाम टेस्ट, स्कोप रिजोल्यूशन, फंक्शन का नाम डिस्प और नो आर्गुमेंट। आगे बढ़ते हैं। इस फंक्शन का यूज़ हम कर रहे हैं ताकि जब इसको कॉल किया जाए तो जो भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा उसकी जो डेटा वैल्यूज, जो डेटा मेंबर है उनकी वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। यानी इनके पास जो मेंबर है, डेटा मेंबर ए और बी है, तो उनकी वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। तो सी आउट वैल्यू ऑफ ए और इसी तरीके से सी आउट वैल्यू ऑफ बी, और यहाँ पर ये क्लोज। तो बहुत ही सिंपल फंक्शन है। जो भी ऑब्जेक्ट कॉल करेगा उसके जो डेटा मेंबर है ए या बी, उसकी वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पर हमने क्लास बनाया, क्लास के अंदर मेंबर्स बनाए, उसको डिफाइन किया। अब आगे हम मेन लिखते हैं फंक्शन जहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। तो प्रोग्राम अभी कंटिन्यू है। इंट मेन, क्लास का नाम है टेस्ट, और हमने वहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाए हुए हैं डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से बनाएंगे, टेस्ट T1, T2, T3। तो जब हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। हमारे पास दोनों कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज्ड। हमने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसमें हमने लिखा हुआ है जो भी उनके डेटा मेंबर है उनकी वैल्यू 0 सेट की है। तो इस तरीके से सबके लिए जो वैल्यूज़ है वो 0 सेट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का हम यूज़ करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट हमने बना लिया ऑलरेडी T1, T2 और T3। तो सबसे पहले जब हम कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कैसे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट तरीके से कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा सकता है। अब हम एक्सप्लिसिट तरीके से यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। कुछ इस तरीके से करेंगे, T1 इज इक्वल, कंस्ट्रक्टर का नाम है टेस्ट। अब यहाँ पर दो इंटीजर वैल्यू हम यहाँ पर पास करेंगे एज आर्गुमेंट, 10, 20 मैंने यहाँ पे किया। इसी तरीके से T2 इज इक्वल टेस्ट 30, 40। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो मैंने कॉल किया हुआ है ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पर एक्सप्लिसिट तरीके से मैंने कॉल किया है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को, जो कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था ऑलरेडी T1, T2। तो T1 इज इक्वल टेस्ट 10 and 20, T2 इज इक्वल टेस्ट 30, 40। तो इसको आप रिटर्न टाइप ना समझ ले, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर है वो तो रिटर्न करता नहीं है। यहाँ पर हमने जो यूज़ किया है ये एक्सप्लिसिट तरीका है कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का। आगे बढ़ते हैं। हमने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया हुआ है जो कि रिटर्न टाइप है उसका ऑब्जेक्ट, यानी कि वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है T3, तो हम इस तरीके से कॉल करेंगे इसको, T3 इज इक्वल T1 प्लस T2। तो आप देखिए जिस तरीके से प्लस का यूज़ हम प्रिमिटिव डेटा टाइप इंटीजर या फ्लोट को ऐड करने के लिए करते हैं, उसी तरीके से हमने ऑब्जेक्ट के लिए इसका यूज़ किया है, क्योंकि हमने ओवरलोड किया है इसको। यहाँ पे लिखा T3 इज इक्वल T1 प्लस T2। अब ये कैसे वर्क करता है इसको हमने थ्योरी में आपको बताया हुआ है। एक आर्गूमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये मेंबर है, अगर ये मेंबर ना होता तो इसको दो आर्गूमेंट की ज़रूरत पड़ती। आगे बढ़ते हैं। डिस्प फंक्शन को हम कॉल करते हैं और एक एक ऑब्जेक्ट के जो डेटा मेंबर, जो भी डेटा मेंबर है उनकी वैल्यू हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करा लेते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे T1 डॉट डिस्प T2 डॉट डिस्प और इसी तरीके से T3 डॉट डिस्प। आप इनके बीच में चाहे तो मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए स्क्रीन पर सी आउट
यूज़ कर सकते हैं कोई मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए कि ये T1 ऑब्जेक्ट के लिए है, ये T2 ऑब्जेक्ट के लिए है, ये T3 ऑब्जेक्ट के लिए है। आखिरी में गेट ch रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, रिटर्न 0 और यहाँ पर ये क्लोज। तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग के द्वारा जब हम आउटपुट देखेंगे तो हमने जो डिस्प फंक्शन कॉल किया हुआ है T1, T2, T3, तो T1 का जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए A और B की वैल्यू जो हमने यहाँ पे दी है वो डिस्प्ले होगी 10 और 20। T2 के लिए ये डिस्प्ले होगी 30 और 40 और T3 के लिए जो डिस्प्ले होगा वो इन दोनों ऑब्जेक्ट के जो ये डेटा मेंबर की वैल्यू है उसका एडिशन होगा, यानी T3 के लिए A और B की वैल्यू डिस्प्ले होगी 40 और 60। तो इस तरीके से हमने प्लस ऑपरेटर को यहाँ पर ओवरलोड किया है, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के द्वारा। तो इस प्रोग्राम में हमने देखा कि किस तरीके से बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज़ हम प्रोग्राम में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको देखा। आगे हम और भी प्रोग्राम देखेंगे C++ का, जो कि अभी कई कॉन्सेप्ट बाकी जैसे पॉलीमॉर्फिज्म है और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं। बहुत से यूज़र द्वारा कमेंट किया जा रहा है कि वो कब तक कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि हम एक साथ ही C++, जावा, ग्राफिक्स कई ट्यूटोरियल्स पे वर्क कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा देर हो जाता है अपलोडिंग करने में, आपको जो कंटेंट डिलीवर हो रहा है थोड़ा सा लेट हो सकता है। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, हम सारे सिलेबस को टॉपिक वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको कवर करेंगे और साथ में एडिशनल आपने जो कहा है उसके लिए भी हम देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन और इसके लिए भी तैयारी करेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।